औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो मुझसे वाकिफ़ नहीं हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर चौधरी हसीब अहमद है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो इलाक़ा समा में चक्री के नाम से बहुत सारे लोग यहाँ से वाकिफ़ हैं। संगराल गाँव से मेरा ताल्लुक़ है। पेशे के एतबार से मैं एक डॉक्टर हूँ और चाइल्ड स्पेशलाइजेशन जो है वो मेरी स्पेशलिटी है। जहाँ तक बात आती है सियासत की, तो मेरी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ जो होता है वो 2019 में मोहम्मद फैसल इकबाल साहब ने अपनी ज़िंदगी में एक अज़ीम व शान एक जलसे का इनेकाद करके मुझे अपनी जो है वो सूबाई असम्बली पे PP 19 पुराना, जो अभी का PP 12 हो चुका है, उस पे मुझे नॉमिनेट किया था। तो उसके बाद से मैंने अपनी जो सरगर्मियाँ हैं वो अपने हलके में शुरू कर दी थी। मौजूदा सूरत हाल पे बात करता जाऊँ तो सियासत की ये ऐसी शब गम है कि शायद जिसकी कोई सहार ही नहीं हो रही। अपना नज़रिया आपके सामने रखूँ तो मेरा नज़रिया शुरू से ये रहा है कि एक बासलाहियत इंसान अपनी पार्टी के लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी इंतहाई मौसर साबित होता है। अब वो बासलाहियत इंसान अगर PTI की तहरीक में है, वो बासलाहियत इंसान आपका नून लीग में है, चाहे वो बासलाहियत इंसान आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा है, अगर उसमें सलाहियत है तो वो डिलीवर करता है। और ये जो गंदे शापर हैं, ये किसी भी पार्टी में चले जाएं, ये ना तो अपने हलके के अवाम के लिए ना ही इस मुल्क के लिए बिल्कुल भी अच्छे साबित नहीं होते हैं। नज़रिए की जहाँ पे बात आती है तो अगर मेरा नज़रिया खिदमत का नज़रिया है। फैसल इकबाल साहब ने आज तक जितनी भी सियासत की है, मेरा नहीं ख्याल कि आप अगर मुल्क पाकिस्तान में कोई सियासी नाम ढूंढने जाएं तो आपको कोई नाम भी मिल सके। उन्होंने जो सियासत की है वो खिदमत की सियासत है, वो मज़लूमों के साथ खड़े होने की सियासत है, वो कोई थाना कचहरी की सियासत नहीं थी। और इसी सियासत को अपना नस्बुल ऐन बनाकर मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी का भी आगाज़ किया है। प्रोफेशन के लिहाज से मैं एक डॉक्टर हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारी आबादी की 60% रेट जो है वो प्री मैच्योरिटी डेथ्स रेट है, कि हमारे बच्चे जो हैं पैदा होने से पहले ही प्री मैच्योर पैदा होते हैं। अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो हमारा वो भी इतना कम है शरह तनासुब कि हम मिडल ईस्ट में सबसे नीचे लाए करते हैं। इस सब की जो कड़ियाँ हैं, जो तान बान है, वो ही की जगह पे जाके मिलती है और वो है नज़रिया। जहाँ पे बात नज़रिए की आती है तो ये वही दो कौमी नज़रिया था जिसने हिंदू और मुस्लिम में डिफ्रेंशिएशन करके आपको मुल्क पाकिस्तान का ज़ामिन ठहरा था। आज फिर हमें उसी नज़रिए की ज़रूरत है। ये जिस सियासत की बात हम करते हैं या जिसका शऊर खान साहब ने दिया है, ये डू मोर की सियासत नहीं है। हमने इस्लामोफोबिया की जंग भी लड़नी है। हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी इतनी मजबूत बनानी है कि हमें उसमें किसी भी मुल्क की हम हुक्म बजावरी के हम मुलाजिम ना हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिलकर इस मुल्क पाकिस्तान को जिस क्राइसिस में ये अभी है उसमें से बाहर निकालेंगे। अभी की मौजूदा कंडीशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो हालात अभी चल रहे हैं, ये जो पकड़ दकड़ हो रही है, इससे हमारे मुक़द्दस इदारे जो हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि आपके मुल्क का एक नौजवान क्या सोचता है। इससे हमारी सालमियत को ख़तरा हो रहा है। और किसी भी जगह पे इमरान खान साहब ने या PTI ने 9 मई के वाक़यात को हर कोई कंडेम करता, हर कोई उन वाक़यात को कंडेम भी करता है और उनकी मज़ामत भी करता है। लेकिन ये जो वीडियोज़ आ रही हैं, ये जो घरों के तकद्दुस पामाल हो रहे हैं, इससे हमारी सियासत एक बहुत ही तारीक दौर में जाती नज़र आ रही है। तो हमें मिल के इन हालात से लड़ना भी है और अपने नज़रिए को और इस मुल्क को बचाने की खातिर हमें बाहर आना पड़ेगा। अब देखिए, मैं चंद बातें अपनी इस हलके के हवाले से करना चाहूँगा
चौधरी निसार अली खान साहब का जहाँ पे नाम आता है, आप किसी गली में किसी बच्चे के सामने भी उनका नाम लेंगे तो वो रिगार्ड करेगा। उसकी रीज़न ये है कि एक बासलाहियत इंसान हमेशा डिलीवर करता है। आप जब इंटीरियर मिनिस्टर थे तो आपके मुल्क में जो दहशतगर्दी थी, जो कराची में अमन था, और आपकी जितनी पॉलिसीज़ थी वो बहुत अच्छी थी। अब वज़ीर हवाबाजी हमारे जो सरवर खान साहब हैं, उन्होंने हमारी सिविल एविएशन के हवाले से एक बयान दिया था जिसकी वजह से कोई 100 के करीब हमारे पायलट जो डिफरेंट मुल्कों में थे वो सारे बेरोज़गार हो गए, और एट दी एंड उसमें कोई सच्चाई भी साबित ना हो सकी। नोवा सिटी की बात कर लीजिए, आपकी सिविल एविएशन में आती है वो, अगर आप उसको एनओसी देंगे तो कल को फिर कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर था। इस्टेब्लिशमेंट किसी बाकिरदार इंसान पे प्रेशर नहीं बनाती, वो उन्हीं काले शापरों पे प्रेशर आते हैं जिनके पास जो गैर कानूनी तरीके से मालो दौलत इकट्ठा होता है, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से गैर आइनी काम आइनी सूरत में पेश किए होते हैं। तो इस हालात में मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये मारधाड़, ये पकड़, इसको फौरी तौर पर बंद होना चाहिए ताकि हमारी मुल्क की सियासत, जिसे हम जमहूरियत कहते हैं, ये एक सही रास्ते पे गामज़न हो सके। और अच्छे इंसान से जब भी मेरी मुराद होती है तो हम लोग कभी भी अपने जैसे लोगों को प्रेफर नहीं करते, हम लोग अपने से ऊपर वाले लोगों को प्रेफर करते हैं। हम सियासतदान उन्हीं को मानते हैं जिनके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, जिनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। फिर उसका नुकसान ये होता है कि फिर उन लोगों को हमारे मसाइल समझ में नहीं आते। जब तक हम अपने जैसे लोगों को प्रेफर नहीं करेंगे तब तक इस मुल्क की सूरत हाल नहीं बदल सकती, और प्लेइंग फील्ड सबको बराबर मिलनी चाहिए। जब तक आप अभी रिसेंटली जो इशू आ रहा है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन नहीं चाहती, मैं रिजेक्ट करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ इतना कहा है कि आप जो आरओज़ और डीओज़ ला रहे हैं ये निगरान हुकूमत के हैं, ये फेयर इलेक्शन होने ही नहीं दे सकते, और आइनी तरीके से ये हमने पिटीशन दायर की है कि आप जजेस को लाएं। हमें जुडिशरी पे भरोसा है, हम जुडिशरी पे भरोसा चाहते हैं। आप मिलियंस खर्च करने के बाद भी क्या इन इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं? और अपने हलके के हवाले से मैं बताऊं कि 99% लिटरेसी रेट होने के बावजूद मेरे जैसे पढ़े लिखे जवान को नवाबाबाद में रेडी लगाने की जगह नहीं मिलती। उसकी रीज़न सिर्फ वो है, ये माफिया है जिसने हमारी सियासत को काबिज़ है। तो मेरा यही इख्तलाफ रहा है कि देखिए कि कोई भी पार्टी है, जब तक उसमें आप लोअर मिडिल क्लास को नहीं लाएंगे, क्या ये हमारा पाकिस्तान नहीं है? क्या ये सिर्फ वडेरों का पाकिस्तान है? क्या ये सिर्फ खानों का पाकिस्तान है? एक लोअर मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन आपके माशरे में इतनी ज़रूरी है जितनी एक अच्छी लीडरशिप ज़रूरी है। तो इस सारे मामलात में हमें बिल्कुल इलेक्शंस कबल अज़ वक्त जो है नहीं हो सकते, लेकिन लेट नहीं होने चाहिए। और तहरीक इंसाफ का भी यही मानना है, आरओज़ और डीओज़ पे हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, और ये पकड़ धकड़ जो जारी है इसकी हम मज़म्मत करते हैं। सारे इदारे हमारे लिए मुक़द्दस हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। इन इदारों से हमारी मुल्की शनाख्त जो है वो बाकी है, लेकिन इदारों को भी सोचना होगा। ये नौजवान आपकी तरफ देख रहे हैं। इस मुल्क में सलामती के लिए हमें मिल के चलना होगा ताकि हम इस मुल्क के लिए बेनिफिशियल हो सकें। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में अमन लाए और हमें तरक्की की तरफ जो है वो गामज़न करे। अब आप में से जिन भी दोस्तों के जो भी सवाल हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसे भी बताएं जी कि आपने तो निसार अली खान के हवाले से तारीफ़ी जुमले कहे हैं, और निसार अली खान आपके नज़दीक एक काबिल इंसान है, काबिल लीडर हैं, तो क्या आप उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया की विसादत से ही मशवरा देंगे कि वो आपकी फेवरेट जमात पीटीआई की तरफ आएँ? अभी तो पीटीआई में कोई इलेक्टेबल भी नहीं है, कोई ख़ास बड़ा नाम भी नहीं है। तो जो यूथ है
जो नए पाकिस्तान के एक ख्वाब लेके तो पीटीआई में आए, वो लावारिस हैं इस हल्के में, तो क्या आप उनको भी लाएं और ख़ुद भी साथ आएँ, कोई स्ट्रॉन्ग पैनल बनाएं पीटीआई में, ताकि जो पीटीआई का नौजवान है वो लावारिस कैफियत में ना रहे? पीटीआई की मौजूदा कंडीशन जो है शाह साहब, उस पर बोलना, उस पर बात करना बहुत मुश्किल हो गया है। फ्रंट के बहुत सारे लोग कुछ भाग चुके हैं, कुछ जो है वो छोड़ चुके हैं साथ। आप अपने इलाके में देख लीजिए, जिन लोगों ने अभी पीटीआई को छोड़ा है उन्होंने पहली दफ़ा कोई जमात नहीं छोड़ी और वो हमेशा से छोड़ते आए हैं। लेकिन मेरा पैगाम जो इलाके के नौजवानों से है कि हम आपकी आवाज़ बनेंगे। पीटीआई बिल्कुल लावारिस नहीं है। देखिए, एक अच्छा नज़रिया, एक आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी का ख्वाहिशमंद हर इंसान है, और अब आप एक पढ़े लिखे नौजवान को थाने कचहरी या मुर्सी सियासत की बुनियाद पे ख़रीद नहीं सकते। जहाँ तक चौधरी साहब का ताल्लुक़ है, मैं चौधरी साहब को सरवर ख़ान साहब या दूसरे जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ मैं कंपेयर नहीं करता। वो एक नेशनल हीरो हैं। मुझे अगर चौधरी साहब को कंपेयर करना पड़े तो मैं कहूँगा कि मैं उनका कंपैरिजन आसिफ अली जरदारी से करता हूँ, मैं शहबाज शरीफ के साथ करता हूँ। लेकिन हर पॉलिटिशियन की एक अपनी सियासत होती है, उनका एक अपना लाएअमल है। जहाँ तक बात है मेरी, तो इंशाअल्लाह ताला जो भी जवान टेक्सला, चक्री और वाह कैंट में मुझे सुन रहे हैं वो बिल्कुल महरूम नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब तक ये सांसें चल रही हैं हम उनके रहनुमाई के लिए खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। अच्छा चौधरी साहब, आपने ये फरमाया कि आपका झुकाव पीटीआई की तरफ है और आपने खान साहब के जो वर्कर हैं उनके साथ जो सलूक हो रहा है उसको आपने मुजम्मत भी उसकी की, तो अब उसके लिए फिर आप उनमें ऑक्सीजन भरने की तैयारी कर रहे हैं। तो 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर का जो पुराना वादा था, उस पहले आवाज़ वो पूछती है कि उसका क्या था? आपके सवाल का जवाब एक बड़ी अहम चीज़ से दूंगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मेरे हाथ में पड़े सारे सिक्के खोटे हैं। वही मसाला है पीटीआई के साथ कि जो अरकान ये लाए गए थे या जो इलेक्टेड लाए गए थे, जो अभी मुनर्रिफ हुए हैं या जो मशीर रहे हैं, उन्होंने किसी हिकमत अमली को तकमील तक जाने नहीं दिया। अगर मैं इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करूं या वज़ीर दाखिला की बात करूं तो पीटीआई ने डिलीवर नहीं किया और पीटीआई को ख़ुद भी इस चीज़ का एहसास है। अब खान साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा है, मेरी लास्ट मुलाकात जो हुई थी खालिद खुर्शीद खान साहब से, खान साहब का ये कहना है कि जो भाग गए हैं अब हम उन्हें वापस नहीं रखेंगे, ना ही हम कोई इलेक्टेड लोग लाएंगे। ख्वाजा इम्तियाज़ आपके निगलेक्ट हो गए थे 2013 में, अगर आपको याद हो, जो बानी पीटीआई तस्वर किए जाते थे। ये गलतियां हुई हैं, लेकिन अब जो हमारा मौक़िफ़ है वो है लोअर मिडिल क्लास, जो इस नेशन का हिस्सा है, जिसको हमेशा इग्नोर किया जाता है। देखिए, खान साहब ने बताया था कि मेरे पास 200 लोगों की एक माशी टीम मौजूद है, उसके बावजूद वो पेट्रोलियम मिनिस्टर को और वजीर ख़जाना को बदलाते रहे। तो क्या अब इन हालात से उन्होंने कुछ सबक सीखा है? देखिए, सबक हर सियासतदान, हर हुक्मरान और हर इंसान सीखता है अपने तजुर्बात से, बिल्कुल सीखा है। और अब की जो पॉलिसी है पीटीआई की, मैं वाज़े करता चलूँ, वो यही है कि अब जो गलतियां हमने इलेक्टेड्स को ला कर की थी, जिनको हमने सफ़े अव्वल में ला के खड़ा कर दिया था, जिनकी वजह से ये जो तहरीक अदम एतमाद आई है, मेरा सवाल आपसे कहाँ से आई है? इससे पहले तो नहीं आई। अरे वही लोग बिक गए ना। तो ये गलतियां इंशाअल्लाह ताला अब दोबारा आपको नहीं देखने को मिलेंगी। चौधरी साहब, मेरा सवाल है, आप ये कह रहे हैं लोअर मिडिल क्लास की आपने बात की, तो जो पॉलिसी थी वो विजन दिखा कर की गई ना, तो आप लोगों का एक विजन था इक्वल एजुकेशन प्लान, और जिस पर 17 साल एक बड़ी काबिल खातून है पिंडी डिवीज़न की, वो बिला मुकाबला 2 दफ़ा सदर भी मुंतखब हुई थी, है ना, मंजूर साहिबा। मंजूर साहब की वो विडो हैं और उन्होंने इंग्लैंड में बैठ के इसके एजुकेशन प्लान पर काम किया और वो यहाँ पे आके उन्होंने अपना विजन दिखाया और हमने उसे काफ़ी सराहा के इस पर वर्क भी किया जा सकता था। तो फिर क्या होगा कि एजुकेशन प्लान के बाद में आप लोग की इकरार में आने के बाद काम ही नहीं हुआ उस विजन पर, बल्कि हिना मंजूर को भी नहीं लाया गया, उनकी जगह राबिया बसरी आ गई।
देखिए, एजुकेशन प्लान पे सबसे ज़्यादा तरजीह शुरू से रही है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चलूँ कि मेरी जो मैंने MBBS किया, मैंने चाइना से किया, तो मैं हमेशा हर जगह पे चाइना का जो बेहतरी का निज़ाम है उसको रखता हूँ। क्या था वो सिर्फ यही था कि देयर इज़ अ सेम लाइफ पैटर्न फॉर एवरीवन। अब वो एजुकेशन है, वो आपके राइट्स हैं, वो सेम होने चाहिए। इस एजुकेशन प्लान में हम लोग 60 सालों से पिसते आ रहे हैं। ये एकदम से चीज़ों को बदल देना मुश्किल होता है, लेकिन एक अज़्म होता है, एक नज़रिया होता है जिस पे ये बात की गई कि हमने ये बदलना है। एक और ऐड ऑन करता चलूँ, थैलेसीमिया के कितने बच्चे मर जाते हैं, जब तक वो ज़िंदा रहते हैं उनको खून लगाना पड़ता है। हमने करारदाद लाई असम्बली में कि क्रोनिक विलिस टेस्ट होना चाहिए। हमारे जो बहुत सारी पार्टीज़ के उलमा हज़रात थे, उन्होंने उसके अगेंस्ट फैसला दे दिया। तो बहुत सारे मसाइल होते हैं एक चीज़ को लाने में, उसको डिलीवर करने में। तो उसमें मुझे उम्मीद है कि इस बार इंशाअल्लाह ताला जो राइट पर्सन्स हैं वो राइट जॉब्स पे होंगे और ये सब कुछ सीखा जाएगा। ये जो एक्सपीरियंस रहा है इससे। चौधरी साहब, मेरा सवाल है कि जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट के बाहर शेर अफजल मरवत साहब का जो गिरफ्तारी हुई है उनकी, उस बारे में आप क्या कहेंगे? और दूसरा, जो ये वीडियोस का ट्रेंड चल रहा है, क्या अब सियासत में आने वाला हर आदमी ज़हनी तौर पर तैयार रहे कि कभी मुस्तकबिल में मुझे भी ये मामला फेस करने पड़ सकते हैं, मेरी भी वीडियो बन सकती है? तो ये इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ होगा? आपका ये सवाल ऐसा है कि इसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। इसने आपके इलाके के नौजवान में डर बिठा दिया है। ये जो वीडियोस की बात है, इससे तो फिर हर शख्स सियासत छोड़ देगा। ये इंतहाई गलत है। अब वो शख्स चाहे किसी भी जमात से है, एक सियासतदान की ज़िंदगी और उसकी चार दीवारी के अंदर उसकी इज़्ज़त का महफूज रहने की अपील है मेरी आज आप मीडिया के तवस्सुफ से। देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे सियासतदान गिरफ्तार होते रहे हैं। ये सियासत का हुस्न है, गिरफ्तारीज होना, आपको जेल जाना पड़ता है, लेकिन ये जिस तरफ हम जा रहे हैं वो एक, मैंने शुरू में कहा था कि ये मुझे वो अंधेरी रात दिख रही है कि जिसकी शायद कोई सहर नहीं नज़र आती। और प्लेइंग फील्ड में खेलने दीजिए आप, पकड़ दगड़ को बंद होना चाहिए। किस किस को पकड़ेंगे आप? तो यही है कि जी बिल्कुल मैं इन तमाम चीज़ों को जो है कंडेम करता हूँ। इसके साथ साथ कहा जाता है कि शायद कि PTI की लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, ये गलत तासर है। खान साहब ने अपनी हर तकरीर में यही कहा था कि कोई भी शख्स किसी भी सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हर प्रोटेस्ट आपका जो है वो पुरअमन होना चाहिए। और मैं खुद भी, मैं क्या, हर शख्स इस बात को कंडेम करता है। हमारे इदारे, उनकी तकद्दुस हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो हमारी ज़िंदगियों के ज़ामिन हैं। लेकिन जहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स की बात आती है तो ये जो हब्स भरा माहौल है, इसमें तो सांस लेना मुश्किल हो चुका है। चौधरी साहब, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि अगर मैं सही हूँ तो जी, फैसल साहब ने आपको अपना सियासी जानशीन मुकर्रर किया, ठीक हो गया। उनकी वफात के बाद काफ़ी अरसे बाद खैर मैंने आज आपको देखा है, तो अब आप ये कोई माहौल का चांस ले रहे हैं कि क्या चांस ले रहे हैं कि आप दोबारा PTI की तरफ आ गए हैं? उसके बाद फैसल साहब के बाद आप कभी नज़र नहीं आए, कभी खबर में नहीं आए, कभी किसी और जगह पे नहीं आए। आपने माहौल देख लिया है कि चले मैं PTI की तरफ जाऊंगा तो कोई सीट हासिल कर लूंगा, इस वजह से सियासत में दोबारा एंट्री कर रहे हैं या कोई और आपके साथ चलता है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने आग देख ली और मैं कहता हूँ कि मैं आग में छलांग मार लूँ? अरे PTI के अपने वर्कर्स, अपने लीडर्स, कोई भी सामने नहीं आ रहा। जहाँ तक सवाल की रूट्स का ताल्लुक है, आप वो कारगर खाली देख के आगे आ रहे हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ। जहाँ तक रूट्स का ताल्लुक है तो फैसल इकबाल साहब ने जो पॉलिटिक्स की थी, चौधरी हसीब फैसल इकबाल साहब के मुकाबले में बहुत छोटे हैं। उस ग्रुप को मेंटेन रखना, उन ग्रुप के अरकान की ज़िंदगी को, उस लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल था। फिर भी हमने स्कैटर्ड लोगों को भी इकट्ठा किया। बहुत सारे लोग हमें छोड़ के चले गए, कुछ PTI में चले गए, कुछ तहरीक लब्बैक में चले गए, लेकिन उनका विजन
उनके विजन को लेकर मैं आगे चलता रहा। अब मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दूं तो ये गलत है, लेकिन जितनी मेरी दौड़ है मैं उससे बढ़ के दौड़ रहा हूँ। ओबामा से सवाल किया गया कि आप में ऐसा क्या ख़ास है कि एक स्याह फार्म जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा यूएस का। तो ओबामा ने कहा था कि मैं अपने पसीने से, अगर मुझे आग में डाला जाए तो पसीने से मैं उसको बुझाऊंगा। तो मेरा ये अज़्म है पीटीआई की तरफ आने का वजह ये है कि ये जो भी हो रहा है ये गलत है। किसी एक भी पार्टी को आपको नज़रियाती कोई एक पार्टी मुझे बता दीजिए। मुझे अभी भी मुख्तलिफ पार्टी से टिकट्स की भी ऑफ़र आई हैं। अगर मैं ख़ुद को सेफ एंड पे खेलूं तो मेरे के लिए तो चेहरा शनासी करना बहुत आसान है कि मैं क्यों एक डॉक्टर होके मैं एक ऐसी पार्टी में जा रहा हूं कि जिसको लोग छोड़ के जा रहे हैं 20-20 साल पुराने सियासतदान। तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि जब वक्त क़याम है तो हमारे बहुत सारे जो सीनियर सियासतदान हैं, मैं किसी पार्टी को मेंशन नहीं कर रहा, वो सुजूद में गिरे हैं। तो हमें खड़ा होना पड़ेगा और हमें इस मुल्क को एक सही डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। चौधरी साहब, जो फैसल साहब के ग्रुप था, काफ़ी अभी भी दोस्त उनके जो वो उनका नज़रिया लेकर चल रहे हैं, आप भी उन्हीं के नज़रिए की खिदमत कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि वो लोग आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं पीटीआई या उसमें आ जाते हैं, वो भी लोग भी आपके साथ हैं? ग्रुप चलते हैं मुशावरत से। ग्रुप में आप जो भी बात करते हैं आप अपनी ज़ाती राय नहीं रख सकते, उसमें आपकी इज्तमाही राय होती है और ये हमारे ग्रुप की एक इज्तमाही राय है। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि फैसल इकबाल ग्रुप का अलायंस बनेगा पीटीआई के साथ, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ माफियाज। बड़े बड़े लोग, अरबपति, और एक डॉक्टर हसीब जो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जिसने 7 नंबर से मैट्रिक की और साथ में बाहर से MBBS खुद इंग्लिश टीचिंग की जॉब्स करके अपनी फीसिस दी, वो आके पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन करेगा। लोग कहते हैं कि पीटीआई पे ये बड़ा मुश्किल वक्त है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है, मैं कहता हूँ ये तो ब्लेसिंग है कि गंदगी साफ़ हो रही है और नए चेहरे, मिडिल क्लास लोग वो सामने आ रहे हैं। जी, इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे आपके साथ यहाँ के जो फैसल साहब ग्रुप के बंदे हैं, मुझे कोई बंदा माजरत आदमी नजर आ रहा आपके। जी जी, ये भाई शायद चलें आपके उसल कैसे होंगे। जी जी, यहाँ के लोगों से आपकी मुशावरत हुई है या अभी जाके आप उनको बताएंगे कि ये काम? देखिए, हमारी मुशावरत, आप अगर सोशल मीडिया को भी देखें तो हमारे बिल्कुल मुलाजिम हुसैन साहब या जितने भी हमारे सीनियर मेंबर्स हैं, मैंने पहले कहा कि सारे मेंबर्स नहीं रहे, वो छोड़ गए, लेकिन जो है हमारी इज्तमाही ये फैसला है कि हम अपनी पॉलिटिक्स को इस संप में लेके जा रहे हैं कि हम इस खिदमत के साथ साथ इस मुल्क की बेहतरी में भी अपना किरदार अदा करें। हसीब भाई, मैंने चौधरी निसार अली खान साहब का इसलिए जिक्र किया, वो एक इलेक्टेबल है, बहुत सारे इलेक्शन जीते हुए हैं और सियासत में बहुत अहम मनसब पे रहे हैं। अगर जब तक इलेक्टेबल नहीं आएगा पीटीआई में तो किस तरीके से आप समझते हैं कि पीटीआई जो है वो सीटें निकालेगी? जब तक सीटें नहीं निकालेगी तो किस तरीके से वो हुकूमतें बनाएगी, सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत? तो इलेक्टेबल्स भाग रहे हैं, जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं पीटीआई को, और आप जैसे नौजवान जो नए हैं, जो फ्रेश हैं, जिनको एक वक्त लगेगा इलेक्शन का सिस्टम समझने में, इलेक्शन लड़ने का एक आर्ट है उसको, तो किस तरीके से सीटें निकलेंगी, किस तरीके से पीटीआई आप समझते हैं कि अगली हुकूमत में शामिल हो सकती है? देखिए, वोट 2 बुनियादों पे हासिल होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं धड़े की सियासत और आपका असर व रसूख, और दूसरा वोट कास्ट करने का जो वे है वो है आपका नज़रिया। मेरे ख्याल से कि पीटीआई के एक वोटर का जो नज़रिया बन चुका है वो ये है कि जमात की तरफ से अगर खंबा भी खड़ा हो जाए तो उसको भी वोट पड़ जाने हैं। ये नज़रिए की सियासत है इस टाइम पे। तो वो जो नज़रिया है उस पे वोट्स मिलेंगे, और पिछली दफ़ा भी यही गलतियाँ हुई हैं पीटीआई से, इलेक्टेबल्स की तरफ जाके। भाई, मैं इत्तेफाक नहीं करता, खंबे कभी भी सीट नहीं निकालते, सीट इलेक्टेबल निकालते हैं, और इलेक्टेबल पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, तकरीबन मैक्सिमम जा चुके हैं, बाकियों ने जाना है। तो खंबे सीट नहीं निकालते होते, आपको पता ही है कितना मुश्किल काम होता है सीट निकालना, इलेक्शन लड़ना कितना टफ जॉब है। तो इस नारे पे यूथ खुश है जी, खंबा जो है वो सीट निकाल लेगा। तो खंबों के ना कागजात जमा होते हैं इलेक्शन कमीशन में, ना कागजात उनके जो है वो, ना उनको टिकट मिलता है खंबों को, ना खंबे इलेक्शन लड़ते। तो ये तो खुशफहमी है कि खंबे, तो लिहाजा इलेक्टेबल्स चाहिए
हल्के में कौन कौन से इलेक्टेबल हैं जो पीटीआई का रुख करने वाले हैं? देखिए शाह साहब, मैं इसमें इतना ऐड ऑन करना चाहूँगा। सर्वे देखिए आपने, आपके प्रोग्राम के कितने सर्वे ऐसे हैं जिसमें 85% लोगों का ये कहना है कि हम वोट पीटीआई को देंगे। वोटर है, मैं पूछ रहा हूँ, इलेक्टेबल नहीं है। देखिए इलेक्टेबल्स ही, ये आप उसी इलेक्टेबल की बात करना चाह रहे हैं कि जिसने तहरीक अदम एतमाद लाई अब की वो लेकिन सर हसीब भाई, उन्हीं इलेक्टेबल्स की बदौलत आपकी हुकूमतें भी बनी है, सूबाई हुकूमत भी बनी है, वफाकी भी। वही इलेक्टेबल थे जिन्होंने सीट निकाली है और जिनकी वजह से हुकूमतें बनी हैं। अब इलेक्टेबल नहीं है, क्या प्लानिंग हो सकती है? अब इलेक्टेबल्स के जाने के बाद हमारे पास सिर्फ एक नज़रिया है शाह साहब। जो पहले नज़रिया बताया जाता था, अभी उस नज़रिए का सही वक्त अभी आया है। हम इस नज़रिए के साथ कि इलेक्टेबल्स के जाने के बगैर अच्छे बाकिरदार और लोअर मिडिल क्लास नौजवान लाकर भी हुकूमत बना सकते हैं। जब तक ये नज़रिया नहीं आता तो तब तक इधर बनाया उधर गिराया, ये ऐसे ही होगा। और यही रीज़न है कि कभी भी आपकी हुकूमत 1/3 मेजॉरिटी के साथ आपके मुल्क में आई नहीं है। अगर 1/3 मेजॉरिटी के साथ आपकी हुकूमत में कोई हुकूमत आ जाती है तो फिर तो वो पूरे मुल्क को अपने रूल्स के मुताबिक एडजस्ट करती है। मैडम ने मुझसे सवाल किया था कि क्यों नहीं ला सके आप जो एजुकेशन सिस्टम था। जब तक आपके साथ इन्फ्लुएंस रहती है या आपके साथ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप इलेक्टेड का नाम देते हैं, मैं उन्हें इलेक्टेड नहीं कहता, सॉरी टू से, मैं उन्हें कहता हूँ कि भागे हुए, ठीक है। तो उन लोगों के साथ कभी भी बेहतरी की तवक्को नहीं की जा सकती। एक इमारत खड़ी तो की जा सकती है लेकिन उसे बनाया और संवारा नहीं जा सकता। सवाल है आपसे कि अगर पीटीआई आपको टिकट जारी नहीं करती तो फिर क्या हिकमत अमली होगी? क्या आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मैदान में उतरेंगे? इस सवाल का जवाब मैं ये देना चाहूँगा आज कि अगर पीटीआई कोई भी लोअर मिडिल क्लास नौजवान जो माफिया का हिस्सा नहीं है, जिसका बाप दादा पहले से इलेक्टेड नहीं है, जिसका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा नहीं है और जो स्ट्रगल कर रहा है, अगर पीटीआई अपना टिकट उस नौजवान को देगी तो सबसे पहले डॉक्टर चौधरी हसीब अहमद उसके साथ खड़ा होगा। मेरी दो तरह की जंग जारी है। एक इस मुल्क को बदलने के लिए एक नज़रिए के साथ है और दूसरी क्लास के खिलाफ है, माफिया के खिलाफ है और लोअर मिडिल क्लास के लिए है। जब तक लोअर मिडिल क्लास आकर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, आप मुझे बताइए कि एक एसी में बैठा हुआ शख्स एक साइकिल पे जाने वाले का दर्द महसूस कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन नसीब साहब, आम आदमी जो है वो अगर सियासत में आ जाए तो उसको आम आदमी वोट नहीं देता ना, अपने जैसे को अपने जैसा वोट नहीं देता। ये अलमिया है। यही तो मेरा आखिरी मैसेज होता है हर प्रोग्राम में कि हम कभी अपने जैसों को प्रेफर ही नहीं करते और सिर्फ यही वजह है कि उन लोगों को हमारे मसाइल समझ ही नहीं आते जो लोग हम में से नहीं होते। और फिर हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में तब्दीली नहीं आ रही, फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवर नहीं रहा। हमसे ऊपर बैठे हुओं को हमारे तकलीफ़ों और दर्दों का एहसास ही नहीं होता। दो चीज़ों की बुनियाद पर मैं कहता हूँ कि आपने वोट कास्ट करना है। भले पार्टी अहमियत की हामिल है लेकिन एक अच्छी पार्टी में भी जो गंदे शापर हैं वो गंद ही करेंगे और एक अच्छा इंसान किसी भी पार्टी में होता है तो वो फिर भी डिलीवर करता है, आपके मुल्क के लिए भी अच्छा होता है। तो आप ये फैसला अब हमने करना है कि आखिर हम कब तक इस माफिया का साथ देंगे, आखिर हम कब तक अपने हाथों को कड़ियों के साथ बांधकर उन लोगों के सामने पेश करते रहेंगे कि हम गुलाम हैं। और असीब भाई, अगर अब भी पीटीआई ने अपनी रवैश ना बदली और वो जो पुराना एक उनका माइंडसेट है कि इलेक्टेबल और माफिया को टिकट देने और माफिया को आगे लाना है, अगर इस दफ़ा भी किसी माफिया को टिकट जारी किया गया तो फिर क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, मेरी जितनी भी जंग है, मेरी जितनी भी काविश है इस मुश्किल वक्त में, वो यही है। मैं हर प्लेटफॉर्म पे यही बात करता हूँ कि हमारी लोअर मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। वो डॉक्टर्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं या वो पढ़े लिखे लोग हैं, ये बहुत ज़रूरी है इनकी रिप्रेजेंटेशन। और मुझे इस बात का यकीन है कि इस बार
इस बार जो टिकट दिए जाएंगे वो इलेक्टेड्स को नहीं दिए जाएंगे, इस बार जो टिकट दिए जाएंगे वो माफियाज को नहीं दिए जाएंगे और इस बेस पे भी नहीं दिए जाएंगे। अगर माफिया को टिकट जारी किया गया पीटीआई का तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर लोअर मिडिल क्लास की तरफ से पीटीआई का नुमाइंदा आता है तो फैसल इकबाल ग्रुप की तरफ से डॉक्टर हसीब उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन अगर फिर वही इलेक्टेड आते हैं, देखिए पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, टिकट देते वक्त आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। अगर वही गलती दोबारा होती है तो फिर उसके लिए पार्टी से रब्ता भी करूंगा और उसको चैलेंज भी करूंगा इंशाअल्लाह ताला। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, पूछना चाहूँगी कि जिस तरह आपने खुद कहा कि वाकई आप लोगों ने हकूक़ की पामाली की, हद तलफी हुई लोगों की, जिसकी मॉरल जो है वो हमारे पास है, ख्वाजा इम्तियाज़ साहब हो गए और इस्लामाबाद से हिना मंसूर मिली होगी, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे लोगों को अगर आप पार्टी जो है वो आप लोगों की पीटीआई को सपोर्ट करेंगे ये लोग? देखिए, इस टाइम पे पीटीआई के साथ हर वो वर्कर खड़ा है जो नज़रियाती वर्कर है, जो गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाने आए थे ना, उनमें से अब आपको कोई भी नहीं नज़र आएगा। और इसमें प्रेफरेंस ही यही है कि वो लोग जो नज़रियाती वर्कर हैं, वो लोग जो लोअर क्लास से हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और इस पे प्रॉपरली खान साहब के भी बहुत सारे इस पे बयानात आए हैं और पार्टी की जो ज़िले सतह पे मीटिंग्स हुई हैं उनमें भी इसी बात को मरुज़ खातिर रखा गया। आए नहीं थे, हेलीकॉप्टर भर भर के लाए गए थे आपकी पार्टी की जमात की लीडरशिप। साहब, एक सवाल ये करना था कि अगर अपना इमरान खान साहब नाअहल हो जाते हैं तो क्या वो पार्टी सरबराह ना रहे तो फिर भी आप पीटीआई के साथ रहेंगे? और क्या आपको ऐसे वोट चाहिए जिन्होंने कहा कि खान साहब का स्टाइल चेक कर, पेट्रोल को गोली मारो, डॉलर को गोली मारो? यानी कि अब अगर ऐसे लोग हमारे मुल्क के हुक्मरानों को बनाते हैं जिसको गरीब आवाम का दर्द ही ना हो, वो कहते हैं स्टाइल चेक कर, टिकटॉक चेक करें, तो क्या आप ये फिर उसके बाद भी आप पढ़े लिखे डॉक्टरों के साथ खड़े होंगे? क्योंकि उनके खिलाफ एहतजाज नहीं करना, आपने अवाम का साथ देना है, आपने अवाम की नुमाइंदगी करनी है, अवाम ने आपको मतलब चुनना है। देखिए, आप मुझे सिर्फ इतनी बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान नहीं भी रहते, पीटीआई अगर है तो कोई भी उसका आप चेयरमैन रख लें, पीटीआई है तो वो खान साहब की वजह से है। ये बात बोलना मुश्किल है अभी, शायद इसके नताइज भी संगीन होते हैं, लेकिन ये एक डैम ट्रुथ है कि वो खान साहब की वजह से है। और अगर आप खान साहब का कंपैरिजन करते हैं तो आपको मुल्क पाकिस्तान में कोई सियासतदान नहीं मिलते। हाँ, कंपैरिजन होता है आपका, आप रजब तैयब उर्दगान से करते हैं, आप कंपैरिजन उनका मातीर मोहम्मद से करते हैं, क्योंकि जिस लेवल पे जाकर जो फॉरेन पॉलिसीज़ हमने देखी हैं, मैं बाहर था और मैंने ये देखा है कि एक पाकिस्तानी की इज़्ज़त कितनी बड़ी थी। इंटरनल पॉलिटिक्स में मिस्टेक्स थी, जो साथ वाले सिक्के थे वो सब नाअहल थे, इंटरनली डिलीवर नहीं कर सके। आप इनको तैयब उर्दगान से कह रहे हैं, जबकि कश्मीर का मसला कब से चल रहा था और इन्होंने फौज भी उधर की, उसके बावजूद उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, इसके बारे में आप क्या? देखिए, अभी आपका सबसे बड़ा मसला क्या चल रहा है? फ़लस्तीन का चल रहा है। आपका क्या स्टैंड है? फ़लस्तीन से वो बहुत दूर है। देखिए, मौजूदा बात करते हैं, उसमें भी मैं बात करूंगा। फ़लस्तीन पे आपका कोई स्टैंड दुनिया के सामने आया ही नहीं है। उसकी रीज़न सिर्फ एक है कि वो शख्स बोलने वाला है ही नहीं और उसको दुनिया सुनती ही नहीं है कोई। खान साहब कुछ भी बोलते थे, ही इज़ अ इंटरनेशनल लीडर रिकग्नाइज्ड, उसको सुना जाता था। और उन्होंने सिर्फ इस मसले पे नहीं, उन्होंने इस्लामोफोबिया पे 3 नेशंस जो हम शुरू उन्होंने की थी, तुर्की के साथ मिलके, मलेशिया के साथ मिलके, कि हम सोशल मीडिया के लिहाज से भी वेस्ट को ये बताएंगे कि व्हाट इज़ इस्लामोफोबिया। और कश्मीर के मामले में क्यों नहीं बोले? डील हो चुकी थी उनकी, या किस तरह वो क्यों नहीं बोले? अगर वो इस्लामी लीडर बनते थे, इस्लामी लीडर हैं आपकी नज़र में, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? उसके बारे में उन्होंने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? क्यों नहीं आगे पीछे गए, चुप करके बैठ गया था कि कश्मीर को हमारे साथ रखता? देखिए, कश्मीर हमारा अटूट अंग है, ये हर पॉलिटिशियन कहता है, और हमारी जितनी भी सियासत होती है उसमें कश्मीर का मुद्दा सामने रखा जाता है। लेकिन कश्मीर की भी जितनी रिप्रेजेंटेशन दुनिया में खान साहब के टाइम पे हुई है, किसी और पॉलिटिशियन ने नहीं की। आपने कश्मीर के हवाले से जितने ट्वीट्स देख लें, आप डोनाल्ड ट्रंप से जितनी बायलैटरल
कन्वर्सेशंस हुई सी उन्हें देख लें, उस सब में एक बहुत मेरा सवाल जी है कि इंडिया ने अपनी फौजें भी उतारी, सारा कुछ हुआ, उसके बावजूद जो लीडर हैं, लीडर बिल्कुल चुप साध ली, उन्होंने चुप करके उन्होंने फौजें उतारी। इस तरह के एक अटूट अंग था पाकिस्तान का और उसको चुप करके दूसरों के हवाले किया गया। इसमें सारा कुछ हो सकता था क्योंकि सरहदें जुड़ी हुई थी, उसके बावजूद खामोशी थी। अगर वो इतने सच्चे लीडर थे, अगर इतना ही कुछ था तो फिर वो सब क्यों नहीं बोले? जिसके मामले में हर हमारी फौज जो है ना वो उधर खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस टाइम खान साहब को जंग कर देनी चाहिए थी? नहीं, जंग नहीं करनी चाहिए, नहीं, लेकिन सवाल तो यही है। चाहिए था उसके बारे में उनको। देखिए, सायरन बजे गए इस्लामाबाद में, जब से उन्होंने आर्टिकल 370 को तोड़ा था, उसके बाद से वॉल क्लॉक्स लगाई गई। जितना एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता था, उसको उस तरह से किया गया। उन्होंने जो आपके पास पायलट्स भेजे थे, अपने जहाज़ की एंट्री की थी, अभिनंदन को गिराया गया। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे भी फॉरेन पॉलिसी पे आप किसी एक्सपर्ट बंदे को बिठा के पूछ लें, आपकी फॉरेन पॉलिसी इतनी आज़ाद कभी थी नहीं जितनी हमने पिछले दौरे हुकूमत में देखी है। लास्ट क्वेश्चन नुमान साहब। नुमान भाई जी, बातें माजी की और हाल की बहुत सारी होगी। मैं फ्यूचर के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। मुझे इस बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिए। हम सब भाइयों को भी मालूम होना चाहिए और आपको देखने और सुनने वाले लोगों को पता चलना चाहिए। अभी जो थीसिस रहा है पीटीआई का, अगर हम उस चीज़ को देखें, क्या फ्यूचर में भी वही थीसिस रहेगी? एक चीज़। दूसरी वो किस हवाला से? वही हवाला से कि फॉरनर पॉलिसी के हवाला से जो पीटीआई रूलिंग ने आकर फॉरनर पॉलिसीज बनाई और फॉरनर्स को इस मुल्क से निकालने के लिए जो काबिश की, क्या अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं, अगर पीटीआई जीत जाती है, विन कर जाती है, अगर इलेक्शन हो जाती है, वैसे तो अभी चाहे मुहैया काफ़ी हो रही हैं इलेक्शन के हवाले से, लेकिन अगर हो जाते हैं इलेक्शन तो पीटीआई बस इक़्तिदार आ जाती है, तो क्या पीटीआई उसी रविश पे कायम रहेगी जो माजी में पीटीआई की थी, या फर्दर कोई उनकी चेंजेस हम देखने में आएंगे हमारे? आपकी वजह से मैं ये पूछूँ कि आप न्यू हैं इस फील्ड में, नए आप मैदान में आए हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाबी से हमकिनार करे। आपका नाम क्या है? नुमान खान नाम है, रॉयल और वॉइस न्यूज़ से। नुमान खान साहब, आपका जो सवाल है उसका कद मेरे से बहुत ऊंचा है। ठीक है। अभी ये मेरा फर्स्ट टर्म है, इसमें इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए शायद अभी इस स्टेज पे बहुत नामुमकिन सा है, लेकिन इतना आपको बावर कराता हूँ कि अब की बार जो भी पॉलिसीज़ होंगी, तो जितने हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस सीखे हुए हैं, जो गलतियाँ थी उनको ओवरकम करके उसको बेहतरी की समत में रखा जाएगा। जैसा कि